दिक्कत मैं करती हूँ, मुझे तुम लोग दूसरों का किसको नहीं उर्दू में पता। करते हो बेल के लिए? अगर बेल के पानी में किसी को उर्दू में एफआईआर करते हो क्या करते हो? मैं एफआईआर पढ़ती नहीं हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता। मैं जो बेल बनाते हैं ना, मैं वही वाला पढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you are. ओके। सो हम 2 मिनट का वेट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। 2 मिनट का हम वेट कर लेते हैं। 4:03 पे मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगी। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट का वेट कर लीजिएगा। Okay. मैम ये आप पीडीएफ जो है ये चैट में सेंड कर दें या फिर पाकिस्तान लॉयर फोरम्स के व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर कर दें। जी जी, मैं अभी शेयर कर देती हूँ। मैं अभी शेयर करती हूँ। थैंक यू। अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कनीज फातिमा। आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। आई एम रिप्रेजेंटिंग माय यूनिवर्सिटी ऑफ
अच्छा, एम आई ऑडिबल? हेलो? हेलो? Yes, you are audible. सॉरी, मेरा वाईफाई कट हो गया था तो अच्छा, ये स्क्रीन नजर आ रही है जो मैंने शेयर की अभी? जी जी, नजर आ रही है। ठीक है। तो जी मैं आपको बता रही थी कि मैं लॉ लॉ की स्टूडेंट हूँ कराची यूनिवर्सिटी से, और मैं अपनी कराची यूनिवर्सिटी को एज आइडिया चेंज मेकर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मैं फेलो हूँ एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम 2023 जो कि स्पॉन्सर कर रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सो जैसा कि आपको नजर आ रहा है, मेरा टॉपिक जो है वो आज का इलीगल प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। तो हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, इस्लाम क्या कहता है रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है उनके हवाले से, क्या दूसरे रिलीजन्स उनके रेलिवेंट्स क्या कहता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने किस तरह से रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए काम किया है, या पाकिस्तान का किस तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उसके बाद मैं कुछ डिस्कस करूंगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के, कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स जो माइनॉरिटीज को दिए हैं, रेलिवेंट रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। फिर कुछ रेलिवेंट केस लॉ देखेंगे जो पाकिस्तान के लैंडमार्क हिस्ट्री में कुछ रेलिवेंट केस आए रिलीजियस माइनॉरिटीज के रेलिवेंट। फिर हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रीटीज, पाकिस्तान ने कौन कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटीज जो है वो सिग्नेटरी है और उसका किस तरह से बाइंडिंग है। और जो उससे आगे हम देखेंगे कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल ट्रीटीज जो सिग्नेटरी हैं उसके अब इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, पाकिस्तान को क्या क्या करना चाहिए होगा, पाकिस्तान किस तरह से बाइंडिंग है इंटरनेशनल ट्रीटीज को, और पाकिस्तानी कौन से एक्शंस या स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें रेलिवेंट लॉज भी देखेंगे कि पाकिस्तान ने माइनॉरिटीज राइट्स के लिए कौन कौन से लॉज बनाए। ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे कि जब पाकिस्तान ने लॉ इंटरनेशनल ट्रीटीज भी साइन कर ली, पाकिस्तान ने लॉ भी बना लिया, जैसे कि पाकिस्तान का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, तो पाकिस्तान ने कौन कौन से लीगल रिफॉर्म्स और कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव। तो जी सबसे पहले कुरान कहता है, सूरह बकरा की वर्स 256 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ला इकराह फी दीन, देयर इज नो कंपल्सन रिलीजन। इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं। प्लीज जिसका माइक ऑन है वो अपना ऑफ कर दीजिएगा ताकि हमें इशू ना हो। जी। तो हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रिलीजन या इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं। दूसरी कुरान की अगर हम आयत की बात करें तो सूरह अल काफिरून की वर्स नंबर 6, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, के तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए और हमारा रास्ता हमारे लिए, जिसमें अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म करते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को बताओ कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए और हमारा रास्ता हमारे लिए। अब कुछ एक हदीस की बात कर लेते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्लिम इज वन फ्रॉम हुज टंग एंड हैंड द मुस्लिम्स आर एट पीस। ये थोड़ी सी इसको देखो, मुसलमान ये वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान जो है वो महफूज रहे। तो इस्लाम का पर्सपेक्टिव तो ये है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो कायदे आजम, जिसे हम फाउंडिंग फादर समझते हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 में जब पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो जब वो खिताब कर रहे थे, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बेसिकली कह रहे हैं कि तो आप लोग आज़ाद हो, आप लोग आज़ाद हो, जाओ अपने मस्जिद जाओ, अपने मंदिर जाओ, और जितने भी आपकी इबादत गांव की जगह हैं आप वहां जाएं पाकिस्तान की स्टेट में। तो बेसिकली कायदे आज़म जो है वो किसी एक मजहब की बात नहीं कर रहे, वो सारे मजहब की बात करें, वो सारे पाकिस्तानियों की बात करते हैं। फिर फर्दर उसी एड्रेस में कायदे आज़म फरमाते हैं कि नाउ आई थिंक वी शुड कीप दैट इन फ्रंट ऑफ अस एज आवर आइडियल एंड वी विल फाइंड दैट course of time, Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in a religion sense, but that in personal faith to each individual, in political sense as the citizen of the state. So the basically यहाँ पे जो एक सेंटेंस यूज किया गया है कि पॉलिटिकल सेंस एज a citizen of the state। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना हिंदू की बात कर रहे हैं ना मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारे एज a citizen of the state।
तो कायदे आजम माइनॉरिटी किसी रिलीजन की बात नहीं करे, वो ऑल ओवर सारे जो सिटीजन है पाकिस्तान की के सबको, सबकी रिप्रेजेंटेशन, सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है, हमें पता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक स्केलेटन की तरह काम करता है आगे फ्यूचर वाले कॉन्स्टिट्यूशन पे। 1949 में जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं पाकिस्तान के सिटीजन्स की, उनकी उनकी बात की जाती है। और वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं पाकिस्तानी सिटीजन्स के, वो सिर्फ ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि जो गैर मुस्लिम से उनकी फंडामेंटल राइट्स की भी बात की जाती है। ठीक है, अब उसमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो दो इंपॉर्टेंट बात की गई है, आप स्क्रीन पे भी देख, जिसमें लिखा है कि प्रोविजन शैल बी मेड फॉर द माइनॉरिटीज टू फ्री प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजियस एंड डेवलप देयर कल्चर। तो जो माइनॉरिटीज हैं वो फ्रीली अपने रिलीजन पर प्रैक्टिस करेंगे और अपने कल्चर पे काम करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि वेयर एन एडिक्वेट प्रोविजंस शैल बी मेड टू सेफगार्ड द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज एंड डिप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो जो माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस होंगे उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाएगा। तो उनका इंटरेस्ट क्या होगा? माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट होगा उनका रिलीजन, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ये दो इंपॉर्टेंट बात जो फंडामेंटल राइट्स में बात की गई है। अच्छा, उसके अलावा फिर आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद जब बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट्स आती हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1956 आता है, फिर जो 1963 आता है, 1973, बेसिकली इस इन रिपोर्ट्स, इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो तीन कॉन्स्टिट्यूशन है, आगे इन्हीं बातों को कंटिन्यू किया जाता है कि आपने माइनॉरिटी राइट्स का, आपने फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपने प्रोटेक्ट करने, और वो फंडामेंटल राइट एक बेसिक एक सिटीजन पाकिस्तान का होगा, उसके फंडामेंटल राइट्स होंगे, ना किसी मुस्लिम ना किसी गैर मुस्लिम, दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आ गया, अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज राइट्स के लिए कौन कौन से बेसिक प्रोविजंस रखे गए हैं। तो सबसे पहले तो जब हम देखें कि आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, यहाँ पे लिखा गया है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन में सिर्फ मुसलमान की बात नहीं की गई, इसमें लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेवन अकॉर्डिंग द लॉ। हर सिटीजन की लाइफ और लिबर्टी की जो है वो सेफ्टी की जाएगी, इसकी प्रोटेक्शन की जाएगी। आर्टिकल 20 की बात की जाए, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, आर्टिकल 23 बेसिकली कहता है कि एवरी सिटीजन द राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन। हर सिटीजन को ये हक हासिल है कि वो अपने रिलीजन पर प्रैक्टिस करे, अपने रिलीजियस को प्रोपगेट करे, उस पर कोई जो है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं डाली जा रही। हर सिटीजन अपने रिलीजन को आज़ादी के साथ जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है। थोड़ा सा आगे देखें, आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज पे किस तरह से बात करता है। आर्टिकल 22 कहता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अगर अब आर्टिकल 20 ने आपको आज़ादी दे दी कि आप अपने अपने रिलीजन को इजी आज़ादाना अपने रिलीजन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बल्कि उसी के साथ आपके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं आप उन पे भी उन पे इजीली उनको मेंटेन कर सकते हैं, वो इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके साथ इसमें ये जो आर्टिकल 22 में ये भी बात की जाती है कि नो वन इज कंपेल्ड टू स्टडी रिलीजन अदर देन हिज और हर ओन। जो जिसका रिलीजन है, अगर ऑप्शनल स्टडी में जिस तरह से टॉपिक्स दिए जाते हैं उन पे जबरदस्ती वो जो टॉपिक्स हैं या वो सब्जेक्ट्स हैं वो जबरदस्ती उनको नहीं पढ़ाए जा सकते। हाँ, अगर उनका अपना रिलीजन है, वो सब्जेक्ट उनके अपने रिलीजन से रेलिवेंट है तो फिर अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती उसके अगर सब्जेक्ट ऑप्शनल है तो उसका ऑप्शनल है और रिलीजन उसका डिफरेंट है तो उसको ऑप्शनल दिया जाएगा, उस पर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। आर्टिकल 23 कहता है राइट ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली ये एक आम सिटीजन को राइट देता है कि आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, आप अपने आप लीज पे रख सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को, और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आपके पास ये राइट है। और ये राइट पूरे सारे सिटीजन्स की बात की जा रही है, किसी एक मखसूस मुसलमान या नॉन मुस्लिम या किसी की बात नहीं की जा रही है, सारे सिटीजन्स की बात की जा रही है। अच्छा, आर्टिकल 25 इक्वालिटी ऑफ सिटीजन,
इक्वलिटी ऑफ सिटीजन बिफोर लॉ, सारे इक्वल हैं कानून की नजर में, कोई मुसलमान, कोई नॉन मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई खास मजहब का आदमी या कोई कोई क्लास, कोई भी कानून के नजर में कोई बड़ा नहीं, सारे इक्वल हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है इस आर्टिकल में, ये जो माइनॉरिटीज से रेलिवेंट है कि ट्रीटेड इक्वली एंड नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रिलीजन की बुनियाद पर कभी भी आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, ठीक है, सारे बराबर हैं, और आपने रिलीजन बेस किसी को डिस्क्रिमिनेट, किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं करना। आर्टिकल 36 आगे की बात की जाए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज राइट्स, आर्टिकल 36 कहता है कि स्टेट शैल सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। स्टेट की ये एक ड्यूटी है, स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके साथ साथ उसके साथ साथ इसमें यह भी है कि आपने जितने भी वेरियस इंस्टीट्यूशन है, जितने भी इदारे हैं मुख्तलिफ, उनमें आपने माइनॉरिटीज की सही से रिप्रेजेंटेशन रखनी है, ठीक है। जिस तरह से हम देखते हैं पार्लियामेंट में, लोअर इसमें पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली और सेनेट में जब हम बात करते हैं तो माइनॉरिटीज की स्पेसिफिक सीट रखी गई है, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। आर्टिकल 37 कहता है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आपने सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। अब सोशल जस्टिस को प्रमोट करना और डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करने के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स भी उठाने हैं जिससे माइनॉरिटीज और वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। आर्टिकल 37 ये कह रहा है माइनॉरिटीज की राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और वो उसके लिए आपने कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स भी उठाने, ये प्रिंसिपल पॉलिसी में आता है। आर्टिकल 38 प्रमोशन ऑफ इंटर प्रोविजनल हार्मनी, ये माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन जब आप प्रोविजनल हार्मनी आती है तो आपने एक तो प्रोविजनल हार्मनी मेंटेन करनी, ये आर्टिकल कह रहा है, और लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करना है। जब आप ये बेसिकली इनडायरेक्टली माइनॉरिटीज राइट्स के लिए इस तरफ से इंडिकेट कर रहे हैं। जब आप वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करेंगे तो उसमें सारे लोग आ गए, उसमें माइनॉरिटी भी आ गई, मेजॉरिटी भी आ गई। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं आर्टिकल 227, ये आर्टिकल 227 बेसिकली रेलिवेंट है होली कुरान में, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है लास्ट में। वो एक्सेप्शन ये है कि नथिंग इन दिस पार्ट शैल अफेक्ट द पर्सनल लॉ ऑफ नॉन मुस्लिम सिटीजन्स और देयर स्टेटस एज अ सिटीजन। तो यहाँ पे जैसा कि आर्टिकल 227 कुरान से रेलिवेंट बात कर रहा है कि आपने कुरान से रेलिवेंट, आपने उसके इम्प्यूनेंट, उसके प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं जाना, तो वहाँ पे जो एक्सेप्शन है ये बेसिकली जो माइनॉरिटीज हैं, उनके कस्टम्स हैं, उनके ट्राइब्स, उनके उनके जो कल्चर्स हैं, उनको इंडिकेट किया जा रहा है कि उनके लिए एक्सेप्शन होंगी, ठीक है। उन कम्युनिटीज की जो उन माइनॉरिटीज के रिलीजन की जो प्रैक्टिस होगी, उनके कस्टम्स की जो प्रैक्टिस होगी, उनके लिए एक्सेप्शन की बात की जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आवाज तो आ रही है ना? आवाज तो आ रही है? नहीं आ रही? जी जी आ रही है। ओके ओके, बस ये हो जाए मैं बोलती रहूं और आवाज में। कुछ रेलिवेंट लॉज देख लेते हैं। अब जब पाकिस्तान में बहुत सारे लॉज आज आ गए हैं माइनॉरिटीज राइट्स के लिए, तो सबसे पहला देख लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप 1960। ये 1960 में एक लॉ आया था पाकिस्तान में, जिसमें ये आपको इस लॉ का मकसद ही ये था कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो वर्शिप प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हो गई, गिरजाघर हो गई, मास्क हो गए, इन सब की आपने प्रोटेक्शन करनी है। अगर कोई भी बंदा इन पे अगर कोई कोई कोशिश करता है इनको नुकसान पहुंचाने की, तो उस एक्शन को क्रिमिनलाइज जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा और उसको सजा भी दी जाएगी। उसमें सिर्फ प्लेसेस नहीं है वर्शिप की, उसमें उनकी सिंबल भी आ गए, ठीक है, जिस तरह से गिरजाघर में उनके सिंबल्स भी होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे देखते हैं। दूसरा है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बेसिकली जो क्रिश्चियंस हैं इनकी मैरिज का प्रोसेस किस तरह से होगा, इनकी मैरिज की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, इनकी मैरिज किस तरह से रजिस्टर्ड होगी, ये सारी चीजें जो हैं वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में आती हैं। अच्छा, फिर आता है हिंदू मैरिज एक्ट 2017। इसमें बेसिकली आता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी मैरिज किस तरह से होगी, उनका प्रोसेस क्या होगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वो रजिस्टर्ड कैसे होंगी, उनका डिवोर्स क्या होगा, उनकी इनहेरिटेंस किस तरह से होगी, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ स्केड्यूल कास्ट एक्ट 2017। ये बड़ा अच्छा एक्ट है।
इसमें बेसिकली जो माइनॉरिटीज में भी आपने देखा होगा, माइनॉरिटीज में भी ग्रुप्स होते हैं, उनमें भी क्लासेस, उसमें कास्ट सिस्टम होता है, जिस तरह से स्पेशली हिंदू कम्युनिटी में होता है। अब अगर इन कास्ट में अगर किस तरह भी कोई डिस्प्यूट आ जाता है इन 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 माइनॉरिटीज के कास्ट में, तो इनके राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, इसको बेसिकली प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ स्केड्यूल कास्ट एक्ट 2017 देखता है। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इसके बाद है माइनॉरिटी सीट्स। मैं आपको बताया कि जिस तरह से आर्टिकल, प्रिंसिपल पॉलिसी का एक आर्टिकल मैंने आपको बताया, जिसमें वो कहते हैं कि आपने अपनी माइनॉरिटीज की जो है वो रिप्रेजेंटेशन वेरियस इंस्टीट्यूट में रखनी है। तो जो नेशनल असेंबली और सेनेट है, उसमें माइनॉरिटीज के लिए स्पेसिफिक सीट्स रखी गई हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एक्ट 2020, ये रिसेंटली ये एक्ट आया है। ये बेसिकली जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और पाकिस्तान में जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई वायलेंस होता है तो उसके खिलाफ ये एक्ट काम करता है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। पाकिस्तान माइनॉरिटीज राइट्स कमीशन एक्ट 2016, ये भी बड़ी अच्छी एक कमीशन है। ये एक्ट आया था 2016 में। इस एक्ट के मुताबिक एक कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी जो कि माइनॉरिटीज राइट्स से रेलिवेंट जितने भी इश्यूज आते हैं, जितने भी उनके मैटर्स हैं, उनके रेलिवेंट ये कमीशन काम करती है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से काम करती है, क्या करती है ये एक्ट बेसिकली। अच्छा, ये हो गया पाकिस्तान के लॉ। अब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ट्रीटीज माइनॉरिटीज राइट्स के लिए कौन कौन सी सिग्नेटरी हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स जो बेसिकली माइनॉरिटीज राइट्स के लिए हैं, जो पाकिस्तान को ऑब्लाइज करते हैं कि वो उनसे रेलिवेंट लॉज बनाए और पाकिस्तान उनसे रेलिवेंट इंटरप्रिटेशन करे अपनी जुडिशरी में। सबसे पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर। ये इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 जो कि बेसिकली जो माइनॉरिटीज हैं या जो आपके स्टेट के सिटीजन्स हैं, उन सब के लिए, उन सब का जो रिलीजन है, उन सब का जो बिलीव है, उन सब का जो एक राइट ऑफ रिलीजन है बेसिकली, उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी है और पाकिस्तान की ये ऑब्लिगेशन है कि इसको वो प्रोटेक्ट करे। दूसरा, इंटरनेशनल कॉवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जिसको हम कहते हैं इक्सर। तो इसमें इसका भी पाकिस्तान सिग्नेटरी है। इसमें इसका भी आर्टिकल 18 बेसिकली वो ये रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कि आपने अपने सिटीजन्स के का जो रिलीजियस राइट है आपने उसको प्रोटेक्ट करना है। तो पाकिस्तान इसका भी इसके लिए भी बाउंड है कि पाकिस्तान अपने सिटीजन्स को रिलीजियस राइट्स जो है वो सबकी बात कर रहा है, किसी एक की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा है। सबकी रिलीजियस राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है। तीसरी है कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ICCPR के बाद इक्सर, सॉरी। तो इक्सर भी है जो है उसका भी वो भी रेलिवेंट है कि वो किस तरह से रिलीजियस इसका एक आर्टिकल है, वो स्पेसिफिकली मैंने आर्टिकल मेंशन नहीं किया यहाँ पे, मैं भूल गई हूँ। ये बेसिकली जो माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में, जितनी भी कम्युनिटीज है माइनॉरिटीज की, उनकी एजुकेशन के बारे में बात करता है। उनकी एजुकेशन को आपने मेंटेन करना है, आपने प्रॉपर उनको एजुकेशन देनी, और रिलीजियस की बात भी करता है, लेकिन रिलीजियस से ज्यादा ये एजुकेशन पे बात करता है। और पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी है और पाकिस्तान बाउंड है पे के इसके मुताबिक वो माइनॉरिटीज की एजुकेशन के लिए काम करे। उसके बाद है कन्वेंशन एंड राइट ऑफ चाइल्ड, UNCRC। ये बेसिकली चिल्ड्रंस के लिए कन्वेंशन है, बच्चों के लिए, और पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी है। ये पूरी कन्वेंशन बच्चों की राइट्स के रेलिवेंट पूरी कन्वेंशन है, और इस कन्वेंशन के मुताबिक आपने अपने जो आपके जो बच्चे हैं उनकी रिलीजियस राइट्स, उनके एजुकेशन और आपकी जो एजुकेशन और आपका जो रिलीजियस राइट और हेल्थ राइट, इसमें हेल्थ का नहीं है लेकिन ये पूरी UNCRC पूरी बच्चों के राइट्स के रेलिवेंट है। यहाँ पर मैंने रिलीजियस राइट को मेंशन किया है क्योंकि ये टॉपिक हमारा रिलीजियस राइट्स के लिए है। तो पाकिस्तान इसके मुताबिक भी बाउंड है कि वो अपने रिलीजियस माइनॉरिटी के जितने भी बच्चे हैं उनके रिलीजियस राइट को जो है वो प्रोटेक्ट करे। अच्छा, उसके बाद डिक्लेरेशन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटॉलरेंस एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजियस और बिलीफ।
ये कन्वेंशन बेसिकली पूरी इस पे है कि आपने रिलीजियस या किसी बिलीव के बेसिस पे आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। ये पूरी कन्वेंशन इस पे रेलिवेंट है। ये बेसिकली आपको जब किसी भी पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी है, तो पाकिस्तान में अगर किसी भी रिलीजियस बेस पे किसी भी कम्युनिटी को अगर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो पाकिस्तान बेसिकली इस कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो पाकिस्तान बाउंड है कि इसकी खिलाफ वर्जी ना करे। पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी है। अगर देख लेते हैं, जब आपने इंटरनेशनल ट्रीटीज आपने साइन कर दी, तो ट्रीटी साइन करने के बाद आपने उसको अपने स्टेट में आपने उससे रेलिवेंट स्टेप्स लेने होते हैं, ताकि जो आपने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हैं उनके मुताबिक आप अपने स्टेट में स्टेप ले सकें, और आप उन कन्वेंशन को जिन पे आपने इंटरनेशनल सिग्नेटरी की है या सिग्नेचर की है, आप उनके खिलाफ ना जाओ, और अब आप बाउंड हो। तो जब इंटरनेशनल आपने सिग्नेचर कर दी, तो आपने अपने मुल्क में अब क्या करना है। आपने 3-4 चीजें होती है जो आपने करनी होती है। सबसे पहले आपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन करनी होती है, जिस तरह से हमने पढ़ा एक्सर का, हमने पढ़ा आईसीसीपीआर का, यूएनसीआर का। तो अब हमने फॉर सपोज हमने उसमें यूएनसीआरसी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और राइट ऑफ चाइल्ड पे हमने सिग्नेचर की है। तो अब जो राइट से चिल्ड्रन से रेलिवेंट जितने भी लॉज होंगे, अब हमने वो लॉज बनाने हैं। तो ये डोमेस्टिक लॉ। और लॉ, अगर डोमेस्टिक लॉज हमारे यहाँ किस तरह से बनते, पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं। आपने अगर फॉर सपोज आपके पास कोई ऑलरेडी लॉ अगर चाइल्ड राइट पे बना है, तो आपने उसको अमेंडमेंट करनी है, ताकि रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। उसके अलावा आपका जब आपने इंटरनेशनल कन्वेंशन पे आप उसके सिग्नेटरी हो गए, तब जुडिशरी भी बाउंड होती है कि जुडिशरी भी जब ऐसा कोई केस देखे जिसकी पाकिस्तान ने सिग्नेचर की हो, जिसका पाकिस्तान अब ऑब्लाइज है, तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन भी उसी तरह करे। फॉर सपोज अगर कोई केस आता है ह्यूमन राइट्स का, फॉर सपोज अगर कोई केस आता है, या इसकी माइनॉरिटीज का कोई कोई केस आता है उसमें, और माइनॉरिटी रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और पाकिस्तान ने सिग्नेचर की है, तो अब जुडिशरी भी उसके मुताबिक इंटरप्रिटेशन करेगी। ठीक है, उसको उस इंटरनेशनल कन्वेंशन और डोमेस्टिक लॉ को मिला के इंटरप्रिटेशन करेगी। ठीक है, उसके अलावा तीसरा स्टेप क्या लेना होता है, आपने जब इंटरनेशनल कन्वेंशन या कोई ट्रीटी आपने जब साइन कर ली, तो आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब आपने लॉज बना लिए, आपने जुडिशरी आपकी इंटरप्रिटेशन कर दी, उसके तहत अब आपने पॉलिसी भी बनानी है कि आप उस लॉ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, अगर आपके स्टेट में रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और उनकी राइट्स की वायलेशन की जा रही है, तो आप अब अपने लॉस को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स जो हैं उनकी वायलेशन ना हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं केस लॉ। अब केस लॉ, मैंने 3-4 केस लॉ जो के लैंडमार्क केसेस हैं, मैंने वो आपके लिए शीट पे भी लगा दिए। सबसे पहला केस है चांडियो वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इस केस में बेसिकली जो सिंध हाई कोर्ट है वो ऑर्डर देती है, एक माइनॉरिटी बच्चा होता है, रिलीजियस माइनॉरिटी कोई स्टूडेंट होता है, उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है इस्लामिक स्टडी का, वो उससे जबरदस्ती पढ़ाया जाता है। जो वो बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसका रिलीजन डिफरेंट होता है, तो वो चाहता है मैं उसका डिफरेंट जो उसका ऑप्शनल अपने रिलीजन से रेलिवेंट सब्जेक्ट होता है वो पढ़ूं। तो सिंध हाई कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि ये माइनॉरिटी जो स्टूडेंट है उसका राइट है कि वो अपने रिलीजियन की चॉइस के मुताबिक वो अपना टॉपिक जो है वो ऑप्ट करे। उसके अलावा दूसरा जो केस लॉ है वो है इशफाक मसीह वर्सेस स्टेट। ये केस हुआ था 1998 में। ये बेसिकली ये इशफाक मसीह, इस पे एलिगेशन की ब्लास्फेमी की, लेकिन जब ये केस लाहौर हाई कोर्ट में गया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी जो कन्विक्शन थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको कोई कन्विक्शन हुई थी, तो जब ये लाहौर हाई कोर्ट में केस गया है, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इसकी कन्विक्शन को ओवरटर्न कर दिया, खत्म कर दिया। किस बुनियाद पे? क्योंकि उसका रीजन ये था कि उनको एविडेंस सही से साबित नहीं करते कि उन्होंने ब्लास्फेमी की के चार्जेस उस पे साबित नहीं होते। तो एविडेंसेस नहीं हुए, एविडेंसेस प्रॉपर कोर्ट को नहीं मिले, तो उन्होंने कन्विक्शन को खत्म कर दिया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट केस है जो कि जाहिर करता है कि आपने रिलीजियस माइनॉरिटीज का जो राइट है, राइट टू फेयर ट्रायल,
उसका भी आपने ख्याल करना है। उसके अलावा तीसरा एक केस रिसेंटली तो नहीं कह सकते, 2014 में है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में केस आया है कि आपको केस था फोर्स्ड कन्वर्जन मैरिज। तो इसमें ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द माइनॉरिटीज बट विदाउट डिक्लेयरिंग द फोर्स कन्वर्जन एंड सब्सिक्वेंट चाइल्ड मैरिज एज इलीगल। जब बच्ची की जो फोर्स कन्वर्जन मैरिज है और जो चाइल्ड मैरिज है, ये आपकी फंडामेंटल राइट में नहीं आती, ये बेसिकली इलीगल है। जब आप फोर्स कन्वर्जन मैरिज करते हो, जब आप चाइल्ड मैरिज करते हैं, ये दोनों इलीगल है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अच्छा, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि लीगल रिफॉर्म्स और पाकिस्तान में किस तरह से आए हैं और क्या क्या थोड़ा बहुत जो उन्होंने पाकिस्तान में हुआ है। सबसे पहले है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस। ये लाहौर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेरियस ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे काम करती है और रिलीजियस माइनॉरिटीज के जितने भी राइट्स हैं उन पे काम करती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लिटिगेशन भी करती है, रिसर्च भी करती है माइनॉरिटीज राइट्स के लिए। और बेसिकली पाकिस्तान में ये जो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और फोर्स्ड कन्वर्जन की बात है, इस पे ये बेसिकली काम कर रही है। उसके अलावा दूसरा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2016 के तहत ये स्टेब्लिश हुई थी। ये बेसिकली माइनॉरिटीज राइट्स के जो पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स हैं और माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, इस पे काम कर रही है। ये एनुअली एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, ये रिसर्च करवाती है रेलिवेंट टू रिलीजियस माइनॉरिटीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किए जा रहे हैं, इस पे भी ये काम कर रही है। उसके अलावा जस्टिस एंड पीस कमीशन, ये बेसिकली पाकिस्तान में जो कैथोलिक चर्च है, ये बेसिकली उसका एक हिस्सा है और इसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उन पे ये काम कर रहे हैं। और ये बेसिकली जो बॉन्डेड लेबर होते हैं, एजुकेशन होती है और इंटरफेथ हार्मनी, इस तरह से रेलिवेंट ये काम करते हैं, बेसिकली रिलीजियस माइनॉरिटीज पे काम करती है। उसके अलावा साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली जो डेमोक्रेसी है, सोशल जस्टिस है, जेंडर इक्वलिटी है, इस पे काम करती है। और इसका जो मेन जो एक फोकस है वो ये है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या पॉलिटिकल स्टेटस पे उनकी पार्टिसिपेशन किस तरह से करवाई जाए जिससे डेमोक्रेसी जो है वो प्रमोट हो। उसके अलावा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन या लीगल एड सोसाइटी। ये जो है वो माइनॉरिटीज राइट्स के लिए काम कर रही है, ये बड़ी एक्टिव है। उसके अलावा आसमा जहांगीर लीगल एड सेल है, ये भी माइनॉरिटीज राइट्स के लिए काम कर रही है। ये इंडिविजुअल जितने भी माइनॉरिटीज हैं जो अपने एक्सपेंसेस पे नहीं कर पाते, उनके डिस्प्यूट जितने भी हैं उनको देख रहे हैं, उनको असिस्टेंस दे रहे हैं, उनके जितने भी उनको अदालत में चैलेंजेस हैं ये सब उनको देख रहे हैं। और स्पेसिफिकली जो ब्लास्फेमी के चार्जेस हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं, ये सारे उनको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। जी जी, एम आई ऑडिबल? यस यू आर। मैम मुझे पूछना था कि इनकी जो मैरिजेस होती हैं मिनॉरिटीज की, ये भी यूनियन काउंसिल में ही रजिस्टर्ड होती हैं? मैरिज, आप ये फोर्स मैरिज की बात कर रही हैं? आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा अपना क्वेश्चन। फोर्स कन्वर्जन की बात करेंगे? ये फोर्स्ड? जी। अच्छा, इसमें ये यूनियन काउंसिल में नहीं होती, बेसिकली ये मोस्टली होती है अदालत में। ये आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, ज्यादातर ये अदालत में होती है। यूनियन काउंसिल में रजिस्टर नहीं होती, ये अदालत में चले जाते हैं, फिर वहां पे अपनी कोर्ट मैरिज करते हैं, फिर वहां पे अपनी वो एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं। तो इस तरह से, और अपनी वीडियो भी बनवाते हैं जिसमें वो जो जो लड़की होती है बेसिकली वो कन्फेस कर रही होती है कि मैं मुसलमान हो गई हूँ, इस तरह से। थैंक यू।
थैंक यू, वेलकम। और किसी को कोई क्वेश्चन? जी, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोई क्यूरी तो नहीं? मैं इसको डन करूं? चले ठीक है। जी जी। जी मैं पूछा था कि अगर कोई दिल्ली में आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही, आपकी आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही, थोड़ा सा माइक ठीक कर ले। मैं ये पूछा था कि जैसे कोई अदर मजहब का यानी कि किसी और मजहब का बच्चा, तो वो होता है ना कि टू साइडेड स्टडी होती है, जैसे कि मुस्लिम और क्रिश्चियन होते हैं जिनकी आपस में शादी होती है, जो बच्चे हैं मुझे आपकी, जी सॉरी वो। सॉरी टू डिस्टर्ब, मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आप चैट में लिख लें, चैट बॉक्स में लिख के, वॉइस चलो क्लियर ठीक नहीं है, आ मैं ना ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ना नेक्स्ट वीक अलग अलग पीरियड में ना आपसे इस बारे में डिस्कस करूंगा। असल में मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, मैं क्यों, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीक चला करा जाना आपसे डिस्कस करूंगा इस बारे में। चले ठीक है, एज यू विश। ठीक है, और कोई? जज़ाकल्लाह। थैंक यू जज़ाकल्लाह। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।